Students, welcome to chemistry class. In this lecture, we will discuss about the electrode potential. Now, what is electrode potential? Electrode potential is the electrode potential is the potential difference between metal electrode and metal ion in which electrode is dipped. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है कि दो रोड होती है मेटल इलेक्ट्रोड की, दो मेटल रोड होती है और उसको उसके साल्ट सॉल्यूशन के अंदर डिप्ट करते हैं। तो इसमें मेटल आयन, तो यहाँ पर मेटल आयन होता है ये जैसे कि जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है तो Zn पॉजिटिव 2 SO4 नेगेटिव 2। तो यहाँ पे क्या होता है कि जिंक दो इलेक्ट्रॉन लूज करके इस रोड पर Zn पॉजिटिव 2 के फॉर्म में मेटल आयन के अंदर जाता रहता है। तो ये मेटल आयन और ये मेटल के बीच में जो पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये इस हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इस हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कॉपर मेटल और कॉपर आयन के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो उसको क्या बोलते हैं इस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन किस किस के बीच में होता है? मेटल इलेक्ट्रोड एंड मेटल आयन in which electrode is dipped, and it's represented by E electrode. If electrode is left half cell, then its electrode potential EL. यदि आपका रिडक्शन हो रहा हो इलेक्ट्रोड पर तो देन इट्स रिप्रेजेंट बाय ER। तो इसको राइट हाफ सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम बोलेंगे। क्लियर? अब आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ये क्या होता है? ये भी आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, परंतु ये कंडीशनल होता है। यदि आपकी उस हाफ सेल से जुड़ी यदि सभी स्पीसीज की कंसंट्रेशन यदि यूनिटी कर दी जाए, एक कर दी जाए, एक मोलैरिटी कर दी जाए, तब उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो निकल के आता है उसी को हम क्या बोल देते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो क्या डिफिनेशन बनी? इफ द कंसंट्रेशन of all species involved in half cell is unity, then the electrode potential is known as standard इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसे किससे डिनोट करता है? यदि लेफ्ट का है, यदि ऑक्सीडेशन हो रहा है उस हाफ सेल में उस इलेक्ट्रोड पे तो E0L और E0L, और यदि आपका रिडक्शन हो रहा है उस हाफ सेल में तो E0R। तो ये देखिएगा ये पूरा सेल होता है, जो सेल होता है वो क्या होता है? दो हाफ सेल से मिलकर बना होता है। क्लियर? तो ये होता है आपका E0L एंड E0R। अब देखिएगा, अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो सेल पोटेंशियल या EMF को डिस्कस करने वाले हैं। तो सेल पोटेंशियल क्या होता है? सेल
पोटेंशियल, या हम इसको बोलते हैं EMF। इलेक्ट्रो, ई से इलेक्ट्रो, एम से मोटिव, एफ से फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो देखेगा सेल पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेटल आयन एंड मेटल का जो पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आता है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। तो इस तरीके से दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और जो इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है, आपका EMF या सेल पोटेंशियल होता है। तो सेल पोटेंशियल क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस द electrodes potential difference of cell is called cell potential। तो सेल पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस निकल के आता है, जो दो इलेक्ट्रोड है इसका अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, इसका अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। सपोज करेगा कि ये ER हो गया, ये हो गया EL, तो इन दोनों का जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस निकल के आता है वो क्या होता है, आपका EMF होता है। एंड इट्स रिप्रेजेंट बाई E सेल, सफिक्स में सेल रखना है तो E सेल इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो ER माइनस EL। क्लियर। तो नाउ डिस्कस अबाउट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। E cell is equal to ER minus EL। Now discuss about the standard cell potential। Standard cell potential। तो what is standard cell potential? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होता है, वही चीज़ है, ये भी आपका सेल पोटेंशियल ही होता है, बट कंडीशनल होता है। यदि आपकी 1 ATM प्रेशर, और उसमें भी आप कर लेना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर 1 ATM प्रेशर और 298 केल्विन टेम्परेचर पर जो आपका सेल पोटेंशियल निकल के आता है। और कंडीशन क्या है कि सभी कंसंट्रेशन जो भी आपकी स्पीसीज इसमें यूज की गई है सेल में, आपके क्या है उसकी कंसंट्रेशन कितनी हो, यूनिटी हो, 1 हो, तब आपका जो सेल पोटेंशियल निकल के आता है उसको ये हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कहते हैं। तो if the concentration of all species involved in half cell in cell, क्योंकि सेल के अंदर दोनों हाफ सेल आ जाते हैं, इन सेल इज यूनिटी, then the electrode potential, then the cell potential is called standard cell potential, and it's represented by E naught cell। E naught cell is equal to E naught R minus E naught L। Now discuss about the standard hydrogen electrode। फर्स्टली हमें यह पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनता कैसे है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए आप कहोगे कि सर कि कोई भी यदि इलेक्ट्रोड बनता है, कोई भी हाफ सेल बनता है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि एक मेटल लोड लेते हैं, उस मेटल लोड को उसी के ही साल्ट सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं। बट यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाना है तो हाइड्रोजन की तो रोड तो होती नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम क्योंकि उसके हाइड्रोजन क्या होता है, गैस होता है, तो उसकी तो रोड होती नहीं, तो हम ऐसा तो कर सकते हैं कि हाइड्रोजन को क्या करें, हम किसी दूसरे के ऊपर एडजॉर्ब करा दें, एडजॉर्ब करा के फिर वो मेटल रोड की तरीके से उसे ट्रीट करे। तो ये देखेगा ये कैसे बनता है। सपोज करेगा ये ग्लास ट्यूब,
यहाँ पर आप ये जाने के लिए कोई इसमें वो कर लीजिएगा कि यहाँ से हम इसको H2 गैस कर रहे हैं, बट क्योंकि स्टैंडर्ड है तो प्रेशर कितना होना चाहिए इसका 1 atm। और यहाँ पे साल्ट सोल्यूशन ये सोल्यूशन HCl का इलेक्ट्रोलाइट HCl यूज करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड है तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए 1। क्लियर। तो यहाँ पे जो ये क्या है, ये प्लेटिनम है। फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम कोटेड ऑन पीटी फॉयल। फाइनल डिवाइडेड प्लेटिनम है जो कि इसके ऊपर कोटेड मतलब कि इससे ढकी हुई है। किसके ऊपर? ये पहले प्लेटिनम फॉयल है, प्लेटिनम फॉयल के ऊपर क्या कोट किया हुआ है? आपका प्लेटिनम, फाइनल डिवाइडेड प्लेटिनम। ये क्या करता है? ये हाइड्रोजन को अपने सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेता है और ये एज ए रोड आपका ट्रीट होने लगता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है इसके लिए कि जो H2 होता है, ये क्या 2H पॉजिटिव आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये उसका रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोड हाफ सेल रिएक्शन हो गई इसकी। तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हमने कल रिप्रेजेंट भी करना सिखाया था कि किसी इलेक्ट्रोड को, तो हम कैसे करेंगे? पीटी के ऊपर आपने क्या एडजॉर्ब कराया? हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब कराई एंड H पॉजिटिव H2 क्या है आपका? इसके सामने इसका प्रेशर में नीचे आपको यहाँ पे सामने लिख देना है 1 atm प्रेशर, और हाइड्रोजन आयन के अंदर इसे डिप्ट किया गया, तो इसकी जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है 1 m, क्योंकि ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। एंड इट इज असाइंड टू 0 potential at all temperature। इट इज असाइंड, क्या माना गया कि ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो आपने बनाया, इसको पूरे विश्व भर में क्या मान लिया गया? इसकी क्या मान लिया गया कि जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 असाइन किया गया। तो देखेगा अब इसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज कहाँ पे होता है। तो एक हम इमेजिनेशन करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखिएगा एक टाइम ऐसा था जब कोई मीटर या किलोमीटर नाम की कोई यूनिट नहीं थी, तो उस टाइम लोगों को डिस्टेंस बताने में बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी। जैसे कि सपोज दैट हम कहने लगे कि शामली से आपका लुधियाना ज़्यादा दूर है या आपका दिल्ली ज़्यादा दूर है, तो आप कहोगे कि देखिएगा कहीं ना कहीं लुधियाना ज़्यादा दूर है, पर आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कितना दूर है। तो इसके लिए आप मेजरमेंट में बड़ा प्रॉब्लम हुआ करता था। तो क्या किया गया? आज भी वो यूएसए के म्यूजियम में रखा गया। तो क्या मान लिया गया? एक स्टैंडर्ड मान लिया गया। क्या पूरे विश्व भर में बोल दिया गया कि भैया ये जो रोड है इतनी, इसे हम क्या बोलेंगे? 1 मीटर बोलेंगे, 1 मीटर। और इसके मल्टीपल में ही हम किसी चीज़ को मेजर क्या करेंगे। जैसे कि आपका कोई रोड है, तो इस रोड को देखा, इससे मेजर किया कि भैया 1 मीटर, तो ये देखा कि ये इससे कितने मल्टीपल है? 100 मल्टीपल है, तो 100 मल्टीपल, तो हमने क्या बोल दिया? 100 मीटर। तो एकदम इमेज गई हमारे माइंड में कि ये 100 मीटर का मतलब ये हो गया, आपको एकदम से पता चल गया कि 1 मीटर का 100 गुना है। तो आज के टाइम में यदि कोई बताता है तो एक स्टैंडर्ड जो होता है उसके मल्टीपल में ही बताता है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज़ क्या होता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने में होता है, क्योंकि जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था अभी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब होता है जब आपकी सभी कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जबकि उसकी कंसंट्रेशन यूनिटी हो। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के, जैसे कि सपोज करिएगा किसी में आपको पता है कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है मेटल आयन और मेटल के बीच में, तो वो कितना डिफरेंस है? सपोज करो कि सोल्यूशन आपका ये जो हाफ सेल है स्टैंडर्ड है, तो आपका कितना डिफरेंस है? तो आप क्या कहोगे, क्या करोगे? तो हम क्या करेंगे, इसके कंपैरेटिवली
इसके रिलेटिवली उसको मेजर करेंगे, उसको इससे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद कहेंगे कि भैया ये इससे इतना ज़्यादा है। तो किसी भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, ये ध्यान रखना हमेशा, ये रिडक्शन की फॉर्म में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका बताया जाता है। तो चलिएगा इसको हम बताते हैं कैसे आप इसके जरिए आप किसी दूसरे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं कैसे मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका ये जिंक रोड, ये आपने क्या लिया, ये जिंक इलेक्ट्रोड ले लिया, जिंक इलेक्ट्रोड है। यहाँ पे क्या है, ये ZnSO4 सॉल्यूशन है जिसके कंसंट्रेशन कितने हैं 1 m, क्योंकि हम इससे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना चाह रहे हैं, स्टैंडर्ड हाफ सेल बनाना है हमें इसके, तो 1 m करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है आपका, ये जिंक रोड है। अब क्या है, इसका अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, क्योंकि 1 मोलैरिटी है तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम उसको बोलेंगे। तो अब ये कितना है, इसको हम कैसे मेजर करें। तो हमने क्या करेंगे, जब भी आपको ये मेजर करना होता है तो उसे आप जोड़ दीजिएगा किसके साथ में, इसको ऐसे कर लेना यहाँ पे, सॉरी, ये यहाँ से आप इसमें हाइड्रोजन गैस फ्लो कर सकते हैं, कोई बात नहीं, एक बार फिर बना लेते हैं। ये यहाँ से ये पास कराइएगा हाइड्रोजन गैस, ये प्लेटिनम हो गया, प्लेटिनम फॉइल। तो इसे क्या करिएगा, ये HCl 1 m मोलैरिटी का सॉल्यूशन, तो आप इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ मिलाकर इसका सेल बनाइएगा। इसमें साल्ट ब्रिज से आप इसको कनेक्ट करिएगा, करते हैं ना वो। तो अब आप इसको क्या करिएगा, इसको आप जो कनेक्ट करिएगा इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर दीजिएगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। ध्यान रखना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कुछ भी हो सकता है, उसकी मोलैरिटी कुछ भी हो सकती है, 1 m 0 m 0.1 कुछ भी हो सकता है, परंतु स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, उसकी मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए, 1 m होनी चाहिए, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। तो जब हम इससे कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका वोल्टेज आ जाएगा, ये वोल्टामीटर है, ये क्या आपका वोल्टामीटर। तुरंत आपको पता चल जाएगा, एकदम से आपकी सुई बता देगी, निडल बता देगी कि एक कितना पोटेंशियल। तो आप तुरंत आप इसको तो देख ही सकते हैं यहाँ पे कि कितना पोटेंशियल आया। तो वोल्टामीटर ने बताया कि भैया इसका पोटेंशियल आया 0.76 वोल्ट, हमें पता चल गया, वहाँ से हमने रीडिंग नोट कर ली। तो ये किसका आया, ई सेल का आया। और ई सेल क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, क्योंकि सभी स्पीसीज 1 m कंसंट्रेशन है इसमें, जितने भी स्पीसीज इन्वॉल्व है। तो E0 सेल इज इक्वल टू कितना आया 1 E0 सेल कितना आया आपका 0.76 वोल्ट। अब यहाँ पे देखेगा चूंकि E0 सेल इज इक्वल टू किसके होता है आपका E0R माइनस E0L। तो अब यहाँ पे देखिएगा लेफ्ट सेल वो होगा जिस पे ऑक्सीडेशन होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये Zn जो होता है हाइड्रोजन से ऊपर पड़ता है, इसलिए ये क्या होगा लेफ्ट सेल होगा, इस पे ही क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा आपका। तो यहाँ पर देखिएगा तो इसका मतलब हो गया E0R, क्योंकि E0R क्या हो गया हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को तो मान ही रखा है कितना है, ये हमेशा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है इसका 0, स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, जबकि इसकी कंसंट्रेशन 1 m हो। यदि कुछ और होगा तो इसका 0 नहीं होगा, तो स्टैंडर्ड, तो ये 0 होगा माइनस Zn पॉजिटिव 2। E0 सेल कितना है आपका 0.76 वोल्ट, तो आपका Zn पॉजिटिव 2 कितना आ गया माइनस 0.76 वोल्ट। इसी तरीके से क्योंकि रिडक्शन के फॉर्म में लिया जाता है हमेशा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसलिए Zn पॉजिटिव टू Zn। तो अब आप यहाँ पे देखिएगा इसी तरीके से आपको कॉपर का करके बताना है। कॉपर के लिए मैं बता रहा हूँ, ये आपका कॉपर, ये सपोज करेगा H2 Pt H2 1 ATM है, और आपका यहाँ पर ये हाइड्रोजन आयन के अंदर डिफ है, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया 1 m कंसंट्रेशन, और ये किसके साथ कनेक्ट है, कनेक्ट विद कॉपर इलेक्ट्रोड
इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं ना कॉपर का, तो 1 m है। और ये क्या है, कॉपर कनेक्ट विद सोल्ट ब्रिज। अब देखिएगा जिस टाइम हमने इसको कनेक्ट किया तो हमारा जो वोल्टेज आया, हमने जो यहाँ पे देखा वो कितना आया, 0.34 वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बता ही चुका। अब की बार कॉपर नीचे पड़ेगा, हाइड्रोजन ऊपर पड़ेगा, तो 0.34 वोल्ट आया। तो आपको इसका किसका E0C इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको खुद को मेजर करके बताना है और मुझे कमेंट बॉक्स में या भेज देना है या मुझे व्हाट्सअप कर देना है। क्लियर। तो ये था आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के जरिए आप कैसे निकाल सकते हैं। तो आप उसके साथ सीधा कनेक्ट कर दीजिएगा, चलेगा। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम कि हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैसे मेजर करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल करते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को मेजर करने के लिए। सपोज करिएगा कैलकुलेट द EMF ऑफ द गिवन सेल। और आपका कौन सा सेल है, सपोज करिएगा कि Z1 पॉजिटिव 2 कनेक्टेड बाय सोल्ट ब्रिज पॉजिटिव 2 Cu। गिवन क्या है आपका क्वेश्चन में, ये सब गिवन होता है। E0 Z1 पॉजिटिव 2 रिडक्शन के फॉर्म में दिया जाता है, हमेशा ध्यान रखना इस बात का, इज इक्वल टू -0.76 वोल्ट एंड E0 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका दे रखा है, कॉपर का, इसका कितना है +0.34 वोल्ट। तो अब आप इसको लगाइएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है जो रिएक्शन दी होती है सबसे पहले उस रिएक्शन को आपको लिखना होता है। ये आपका सेल रिप्रेजेंट करने का ढंग है। अब हम इसकी ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन करते हैं। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन करते हैं। तो ऑक्सीडेशन सबसे पहले किस पे होगा, आपका जिंक पे होगा या कॉपर पे। मैं आपको पहले ही बता चुका जिंक पे होगा, क्योंकि जिंक जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर की साइड में पड़ता है। ये देख लीजिएगा आप, ये देखिएगा लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि जिंक यहाँ पे पड़ रहा है, कॉपर यहाँ पे। तो जो ऊपर पड़ता है उसका हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, जो नीचे पड़ता है उसका रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, तो जिंक का क्या होगा ऑक्सीडेशन, तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जिसका ऑक्सीडेशन होता है, तो हमने लोन आपको ध्यान है, जिसपे ऑक्सीडेशन होता है वो लेफ्ट हाफ सेल होता है, वही वो एनोड भी बोलता है एट एनोड, और वो नेगेटिव प्लेट होता है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका एल। अब आप देखिएगा रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। तो क्योंकि कॉपर नीचे पड़ रहा है तो इसका रिडक्शन होगा। इट मीन्स कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके डिस्चार्ज हो जाएगा, कॉपर बना देगा। तो ये क्या हो गया, राइट हाफ सेल हो गया आपका। ओवरऑल रिएक्शन भी जरूर लिखा करते हैं, ओवरऑल रिएक्शन। तो ओवरऑल में इनको दोनों को करना, 2 से 2 कैंसिल, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और यही यहाँ पर क्या आ गया, Zn + Cu पॉजिटिव 2, इस साइड के साइड जोड़िएगा, इस साइड के साइड जोड़िएगा, तो Zn पॉजिटिव 2 + Cu। अब आइएगा तो E0 सेल निकालना है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड देख लेते हैं ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखेगा तो E0 सेल इज इक्वल टू किसके होता है, E0 R - E0 L। तो सबसे पहली बात, जो R कौन सा है, इसमें यही क्वेश्चन में है, जो R और L को पहचानना सीख गया, आइडेंटिफाई करना सीख गया, तो इन न्यूमेरिकल को बहुत इजी निकाल कर सकता है। यदि आप नहीं सीख पाए तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्टी होगी, बहुत प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। तो चलेगा, तो E0 सेल, तो R कौन सा होता है, जो नीचे पड़ता है, तो अर्थात ये राइट हमने पहले लगा दिया, तो इसका मतलब E0 Cu पॉजिटिव 2
Cu माइनस L कौन सा होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Z। ई नोट सेल इज इक्वल टू, ये कितना है इसका वैल्यू, ये देखिएगा दे रखा है 0. ये वहाँ पे गिवन होता है क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और माइनस, एक माइनस ये है फॉर्मूले में और एक माइनस इसमें है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस 0.76 वोल्ट, तो कितना आ गया 1.10 वोल्ट, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये है। कुछ और क्वेश्चन हम लगाते हैं, यदि आपको मैं डेल्टा जी के लिए भी आपको कुछ क्वेश्चन मैं दूंगा, तो चलिएगा नेक्स्ट लगाते हैं। अब इस तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। तो ये आपको अगला क्वेश्चन करना है, मैं आपको सेल दे रहा हूँ, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है आपको खुद से। ये दे रखा है, सपोज करो Cu +2, इसकी कंसंट्रेशन 1 m है एंड कनेक्टेड बाय सोल्ट ब्रिज एंड Ag पॉजिटिव Ag, ठीक है ना। और E नोट Zn Cu गिवन है आपका कितना, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसकी भी कंसंट्रेशन 1 m है। ये कितना है आपका E नोट 0.34 वोल्ट और नोट Ag प्लस 0.80 वोल्ट। ये आपको खुद से करना है, मैं आपको एक थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर पड़ेगा उसका ऑक्सीडेशन हाफ सेल होगा, वो L होगा, जो नीचे पड़ेगा वो राइट हाफ सेल होगा। तो आपने देखना है उसका रिडक्शन होगा, तो पहले आपने रिएक्शन लिखनी है, रिएक्शन लिखने के बाद आपको ये सोल्व करना है। तो चलिएगा अब हम गिव्स एनर्जी के ऊपर कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। कुछ आपको फॉर्मूले आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। गिव्स एनर्जी डेल्टा जी, जो कि हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था कि गिव्स एनर्जी क्या होती है। देखिएगा गिव्स एनर्जी बताती है आपकी स्पॉन्टेनिटी की, कि वो सेल काम करेगा या सेल काम नहीं करेगा। तो उसके लिए कंडीशन बताई थी कि यदि सेल आपका फिजिबल, ये रिएक्शन फिजिबल है, ये अब फिजिबल मतलब स्पॉन्टेनियस, अर्थात ये अपने आप हो रही है या नहीं हो रही है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। यदि डेल्टा जी उस रिएक्शन के लिए, उस प्रोसेस के लिए यदि नेगेटिव है, तो इट मीन्स वो स्पॉन्टेनियस फिजिबल रेडॉक्स रिएक्शन है। तो बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कोई आपको रिएक्शन दे देंगे और कोई सेल दे देंगे और बोलेंगे कि ये फिजिबल है या नहीं है। तो देखिएगा, तो डेल्टा जी निकालने के लिए आपको सीधा फार्मूला डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF E नोट सेल। N क्या है, लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। F क्या है, फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट जो कि हम इलेक्ट्रोलाइटिक जब सेल डिस्कस करेंगे तब उसके अंदर डिस्कस करेंगे। इसकी वैल्यू होती है 96,596। वैसे तो एग्जैक्टली 96,485 समथिंग होती है, बट आप इसे पूरा लीजिएगा कूलम्ब पर मोल, ठीक है ना। एन क्या है, लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन, और आपका ई नोट सेल क्या है, आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक आपने सीधा रिलेशन याद रखना है आपका, डेल्टा जी ई नोट सेल है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच रिलेशन, ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log Kc। तो वो क्वेश्चन में आपको कुछ टर्म्स दे के रखेगा, आपसे Kc की वैल्यू वो पूछ लेगा, ठीक है। एन क्या है, लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। चलेगा, अब इससे रिलेटेड मैं गिव्स एनर्जी से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन लगाता हूँ। जैसे कि हम इसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो हमने लास्ट दिया। तो हमें इसके लिए क्या बताना है कि ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, और डेल्टा जी कैलकुलेट करना है और आपका Kc कैलकुलेट करना है। लोग Kc पूछे तो निकाल सकता है, तो आपका Kc आपका कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले डेल्टा जी कैलकुलेट करने के लिए आपको E0 सेल का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिएगा, सबसे पहले हम रिएक्शन को लगा लेते हैं।
तो Cu पहले देखेगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन किस पे होगा, ऑक्सीडेशन इस पे होगा और रिडक्शन इस पे होगा क्योंकि कॉपर ऊपर पड़ता है। तो Cu तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन Cu गिव्स टू Cu पॉजिटिव 2 + 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कौन सा हो गया L क्योंकि इस पर ऑक्सीडेशन हुआ है। एंड रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन क्या हो गया आपकी Ag है, Ag गिव्स टू Ag पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे गेनिंग होगा इलेक्ट्रॉन क्योंकि रिडक्शन है ना Ag। यहाँ पे देखिएगा इसको बैलेंस, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतने इलेक्ट्रॉन उसको वो गेन करने होते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए तो आप 2 से पूरे रिएक्शन में मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। तो अब आप देखिएगा ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन तो क्या बन जाएगी 2 से 2 ही कैंसिल हो जाएगा। यदि आप एक ही रखते तो ये कैंसिल नहीं हो पाता, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करनी होती है पूरी रिएक्शन में। ऐसे ही नहीं कि आप इलेक्ट्रॉन के साथ कर सकते हैं, 11th में आपने सीखा होगा बैलेंस करना, पूरे में करना होता है। तो क्या होगा यहाँ पे CO + 2 Ag पॉजिटिव गिव्स टू Cu पॉजिटिव 2 + 2 Ag। अब आइएगा यहाँ पे E नोट सेल इज इक्वल टू किसके होता है, ये आपका हो गया R हाफ सेल राइट हाफ सेल। E नोट सेल इज इक्वल टू होता है E नोट R - E नोट L। तो R कौन सा है, R तो भैया Ag वाला है, तो Ag की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना दे रखा है इन्होंने 0.80 वोल्ट माइनस लेफ्ट हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है माइनस, तो फॉर्मूले में है, और ये कितना है 0.34 वोल्ट। तो इसको घटाइएगा कितना आएगा 6 और 7 में से 3 गया 4 0.46 वोल्ट। अब आपसे क्या पूछ रहा है डेल्टा जी, तो डेल्टा जी के लिए आप क्या करोगे, डेल्टा जी इक्वल टू होता है -n Fe नोट सेल। तो -n कितने लूजिंग इलेक्ट्रॉन है, गेनिंग, लूजिंग या गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 बिकॉज n इज इक्वल टू कितना है 2 है, तो आपका -2 F की वैल्यू कितना होता है 96500। E0 सेल आपका कितना निकल गया आपका 0.46 वोल्ट चलेगा। तो ये आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि वो आप केसी की वैल्यू बताइएगा, तो केसी के लिए इसका E नोट सेल इज इक्वल टू किसके होता है 0.0591 अपॉन n log केसी। E नोट सेल की वैल्यू, तो ये आप इसको सोल्व कर लेना, तो ये किसकी वैल्यू निकल जाएगी डेल्टा जी की, ठीक है। E नोट सेल की वैल्यू कितना है यहाँ पे 0.46 वोल्ट इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n कितना है यहाँ पे 2 log केसी। क्लियर, तो ये कितना हो गया 0.46 मल्टीप्लाई 2 अपॉन ये देखा E नोट सेल की वैल्यू ये है, ये तो केसी पूछ रहा है, n की वैल्यू 2 रखेंगे हम यहाँ पर, तो ये कितना हो गया भैया 0.0591 इज इक्वल टू log केसी। चलेगा, मैं इसको यहाँ पर ही कर देता हूँ। तो केसी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, लोग जब इधर जाएगा तो अपोन में हो जाएगा ना 1 अपॉन लोग, अर्थात उल्टा हो जाएगा, तो हम इसको सीधा क्या लिख सकते हैं एंटी लोग 0.46 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 0.0541। तो आप इसे सोल्व कर सकते हो, और एंटी जो सोल्व करके आएगा उस एंटी लॉग की वैल्यू वो आपको एग्जाम में गिवन होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं ई नोट सेल, डेल्टा जी और केसी, ये रिलेशन आपको सीधा लर्न रखना है। क्लियर, ये देखिएगा, ये रिलेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू -n F E नोट सेल और E नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log केसी। केसी क्या है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है यहाँ पर। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आपको खुद से लगाना है।
कैलकुलेट डेल्टा जी एंड डेल्टा आर जी, रिएक्शन का आपको निकालना है, डेल्टा जी नोट जी पूछ ले, कुछ ही पूछ लो, एंड के सी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन क्या है आपका, सी डी 2 पॉजिटिव, जेड एन 2 पॉजिटिव, सी डी, और गिवन क्या है आपका, गिवन ई नोट सी डी 2 पॉजिटिव, सी डी गिव्स टू जेड एन पॉजिटिव, सॉरी इज इक्वल टू कितना है ये आपका -0.403 वोल्ट। ई नोट जेड एन पॉजिटिव 2, ये जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है -0.763 वोल्ट। तो देखिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो होता है वो जेड एन जो सी डी होता है, जो जेड एन होता है वो सी डी से ऊपर पड़ता है। आप एक चीज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लार्ज नेगेटिव वैल्यू रखता है वो हमेशा आपका ऊपर के साइड में होगा, वो हमेशा रिडक्शन। तो सीधी सी बात है, तो जेड एन का जो लार्ज नेगेटिव वैल्यू है वो इससे ज़्यादा है, तो आप इससे भी आप अंदाज़ा आइडिया लगा सकते हो कि कौन सा आपका लेफ़्ट होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये लेफ़्ट होगा और ये आपका राइट होगा। तो सबसे पहले आप कभी भी इक्वेशन यदि दे रखी हो तो सबसे पहले उसको आप क्या करिएगा, आप सिंपल फॉर्म में तोड़ लीजिएगा, उससे केमिकल मतलब कि सेल रिप्रेजेंट करिएगा। तो सेल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि सी डी जेड एन का क्या होगा, देखो जेड एन का ऑक्सीडेशन होगा, तो इसलिए ऑक्सीडेशन वाले को पहले लिखते हैं, जेड एन डिप्ड इनटू जेड एन पॉजिटिव टू सॉल्यूशन कनेक्टेड बाय सोल्ट ब्रिज, किससे, सी डी का क्या होगा, रिडक्शन, इसलिए आयन को उसको पहले लिखते हैं, मेटल को बाद में। तो सबसे पहले फिर आप क्या करेंगे इसमें, अब आप ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, तो बैलेंस कर लीजिएगा, वहाँ से एन की वैल्यू निकल जाएगी। फिर आपने ओवरऑल रिएक्शन करनी है, वही सेम पैटर्न, फिर आपका ई नोट सेल निकाल लेना, ई नोट सेल के बाद डेल्टा जी निकाल लेना, और फिर आपका के सी आपका निकालना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से लगाना है। एक क्वेश्चन और आपको कर लेना है, जैसे कि हमने यहाँ पर किया था, ये क्वेश्चन क्या था, हमने कैलकुलेट द ईएमएफ, इसमें और ऐड कर लीजिएगा कि आपको इसके लिए क्या डेल्टा जी भी कैलकुलेट करना है और आपका के सी भी कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से लगाना है। तो आज के कुछ यदि कोई डाउट हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज के लेक्चर में हमने जो सीखा वो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना सीखा। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, इट मीन्स यदि आपकी कंसंट्रेशन 1 m हो तो हम उसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आप इजीली उसको निकाल सकते हैं। तो हम कल कंडीशन क्या होगी कि यदि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ना हो, यदि जैसे कि जिंक आयन है, जिंक आयन की कंसंट्रेशन आपकी 0.01 दे रखी, 1 नहीं दे रखी, तब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होगा। जैसे कि CD2 पॉजिटिव 1 न देगा, 0.1 दे रखी यहाँ पे, तो मतलब कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। आज हमने सीखा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होता है, जब उसकी मोलैरिटी 1 हो, और जब वो स्टैंडर्ड ना हो, जब उसकी मोलैरिटी 1 m ना हो, तब उसका ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कल जो हमारा लेक्चर लगेगा वो नट्स की वजह से लगेगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आपको R और L निकालने आ गए तो आप उसको बहुत इजी कर सकते हैं। तो थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नट्स की वजह के साथ, और हम पता करेंगे कि अलग अलग कंसंट्रेशन पे आपका ईएमएफ कैसे निकलता है। थैंक यू।